Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 24th of August 2021, Tuesday. Inspiration of the day is new beginnings are often disguised as painful endings. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. PM unveils rupees 6 trillion plan to monetize assets. कल की न्यूज़ में हमने ये 6 ट्रिलियन रुपीज़ का जो मोनेटाइजेशन का जो प्लान था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने मंडे को अनाउंस किया था, इस पर्टिकुलर प्लान के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन किया था. आज बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस पर्टिकुलर न्यूज़ को फ्रंट पेज पे कवर किया है. तो थोड़ा सा डिटेल है इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में कि क्या प्लान है और किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स कवर किए जाएंगे और कौन कौन से सेक्टर्स इसमें आ रहे हैं. तो मंडे को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया पाइपलाइन ऑफ असेट्स of the government is looking to monetize in order to collect about 6 trillion to partly fund its ambitious infrastructure projects over 4 years. तो फाइनेंशियल ईयर 2025 तक गवर्नमेंट 6 ट्रिलियन तक के असेट्स या 6 ट्रिलियन तक का रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स को मोनेटाइज करेगी, जिसमें से 88,000 करोड़ का टारगेट इस करंट फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए रखा गया है. यहाँ पर दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट ने कल, या हम ये कहें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कल क्लैरिफाई करी कि इन सारे असेट मोनेटाइजेशन की प्रोसेस में जो ओनरशिप होगी असेट्स की, चाहे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स हो, उनकी जो ओनरशिप होगी वो गवर्नमेंट के हाथ में ही होगी. इट मीन्स गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू ट्रांसफ़र द ओनरशिप ऑफ दीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. इसके अलावा ये जो भी प्रोजेक्ट्स मोनेटाइज किए जाएंगे इनका एक पीरियड होगा. देयर विल बी अ टाइम लाइन फॉर इट एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम लाइन दैट is mandatory for that particular investor or a third party or a private player to hand back those assets, those infrastructure projects to government. तो दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओनरशिप गवर्नमेंट ट्रांसफ़र नहीं करेगी और कुछ पीरियड के बाद में मे बी 10 ईयर 20 ईयर्स, कितने ईयर्स तक गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर पीरियड को हैंड ओवर करेगी प्राइवेट को, ये डिपेंड करता है. और इसके बाद उस पीरियड के ख़त्म होने के बाद में वो पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना पड़ेगा अंडर दिस न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन स्कीम. सो द गवर्नमेंट इज़ नॉट सेलिंग अवे दीज असेट्स. बहुत क्लैरिफाई कर दिया है गवर्नमेंट ने, जिसको लेकर के गवर्नमेंट को हमेशा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट के असेट्स को, कंट्री के असेट्स को बेच रही है जो बहुत टाइम से डेवलप किए गए हैं. तो इस पर्टिकुलर रीमर को क्लियर करते हुए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इट मीन्स गवर्नमेंट इज़ नॉट सेलिंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर असेट. केवल उसको मैनेज करने के लिए या उसको ऑपरेट करने के लिए कुछ टाइम तक प्राइवेट प्लेयर्स को या थर्ड पार्टी को वो हैंड ओवर किए जा रहे हैं. द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम NMP भी बोलते हैं, विल कॉन्स्टिट्यूट 14% ऑफ द सेंटर शेयर्स of 43.29 trillion in the national infrastructure pipeline. तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस प्लान है. And NIP is a first of its kind initiative to provide the world class infrastructure all across the country and improve the quality of life for all citizens. And it will basically improve the project preparation, attract investment both domestic as well as foreign. तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है इसमें डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों ही तरह के इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था. एंड दिस विल बी क्रूशल फॉर अटेनिंग द टारगेट ऑफ बिकमिंग द $5 trillion इकोनॉमी बाय फाइनेंशियल ईयर 25. Why? Because this amount of infrastructure development leads to employment generation. On the other hand, increase the disposable income, demand and economic activity. So there are other benefits of infrastructure that we have discussed in the yesterday class. So this NIP will cover both economic as well as social infrastructure project. And in the budget speech of 2019 and 20, our finance minister has announced this particular NIP scheme, and under this government will be spending 100 lakh crores over the
5 years into different economic as well as social infrastructure projects. तो ये जो कल स्कीम अनाउंस करी है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इस ये 14% सेंटर का शेयर कॉन्स्टिट्यूट करेगी किस में, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में। 43.29 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन होगा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम का इनटू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन in terms of centers shares, and global players such as Blackstone, BlackRock and other global players has also shown their interest into participating into these types of monetization process. तो domestic investors के अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स या ग्लोबल प्लेयर्स ने भी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में अपना इंटरेस्ट शो किया है। दिस प्लान कवर्स 20 असेट्स क्लासेस स्प्रेड ओवर for 12 line ministries and departments। तो अप्रॉक्सीमेटली 20 asset क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कवर होंगे, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 12 मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के असेट्स इंक्लूड होंगे। एंड द टॉप 3 सेक्टर्स वर डेफिनेटली रोड, रेलवेज एंड पावर। और सबके लिए सेग्रीगेशन है, रोड के अप्रॉक्सीमेटली 1.6 ट्रिलियन, रेलवे का 1.5 ट्रिलियन एंड पावर का 85,000 करोड़। यहाँ पर एक थोड़ा सा इशू है कि जो लैंड के जो प्रोजेक्ट्स हैं, लैंड जो है स्पेशल जो बैरन लैंड होती है, जो गवर्नमेंट ओन्ड लैंड है, वो लैंड इस पर्टिकुलर नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में कवर नहीं होंगी। ऑल्दो जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पर गवर्नमेंट ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी है बट दे आर नॉट जनरेटिंग प्रॉफिट, दे आर नॉट जनरेटिंग एनी रिवेन्यू, जनरली अनवायबल प्रोजेक्ट जिनको हम बोलते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को कवर किया जाता है। तो ऐसी लैंड जहाँ पर कोई गवर्नमेंट का यूनिट बनी हुई है, दैट इज सिक यूनिट, तो दैट पर्टिकुलर ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट मे बी इंक्लूडेड इनटू दिस नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट। तो गवर्नमेंट का यह कहना है कि बाय ब्रिंगिंग द प्राइवेट पार्टिसिपेशन we will be able to monetize these assets better, and resource obtained through monetization would be used for further investment into infrastructure building। तो जो भी पैसा इससे जनरेट होगा, जो भी इससे फंड जनरेट होगा, गवर्नमेंट विल यूज़ दैट फंड फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर डेवलप किया जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से आने वाले जो भी फंड हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में ही डेवलप लगाया जाएगा एज़ पर आवर फाइनेंस मिनिस्टर। और इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत जगह इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रमोशन के थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में मोनेटाइजेशन के थ्रू, गवर्नमेंट वांट्स टू अचीव सो मैनी ऑब्जेक्टिव at this time of economic recession. So this is the monetization target for government of India for upcoming 4 years. तो ईयर वाइज टारगेट सेट किया गया है। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 88,000 करोड़ का, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 1.6, फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए 1.7 एंड फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए 1.67 ट्रिलियन। तो टोटल 5.96 ट्रिलियन का टारगेट, या 6 ट्रिलियन इसको हम बोल सकते हैं, का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है फॉर अपकमिंग 4 year by this national monetization plan. What are the key sectors? Aviation, road, power generation, coal mining, natural gas pipeline, telecom, warehousing, railway stations and redevelopment. So these key sectors or assets where government is focusing through national monetization program और plan. अब देख लेते हैं next article. Tata Sons seeks not to raise 40,000 crore in debt. So Tata Sons, the holding company of Tata Group, Tata Sons is actually planning to raise the fund of 40,000 crore through which process? Through debt, not through IPO, not through any other mean, but through debt. और इसके लिए टाटा इज सीकिंग द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। डेफिनेटली फंड रेजिंग के लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल ज़रूरी होता है, तो शेयर होल्डर के अप्रूवल के लिए टाटा इज लुकिंग फॉरवर्ड एंड अ मीटिंग हैज़ बीन scheduled for this purpose on September 14, where shareholders will be voting for the proposal of raising 40,000 crore via bond, including the non-convertible debentures. और जिस तरह से टाटा के ग्रोथ प्लान है, हम सभी को पता है टाटा इज़ डेवलपिंग अ सुपर ऐप, तो उसके लिए फ़ंड की रिक्वायरमेंट है एंड दिस पर्टिकुलर फंड भी यूज फॉर ग्रोथ प्लान।
ग्रोथ प्लान ऑफ टाटा फॉर अपकमिंग ईयर्स. इट इज़ प्लान, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लान टाटा इज ऑल्सो कंसिडरिंग, दैट इज एक्वायरिंग द एयर इंडिया. तो एयर इंडिया को एक्वायर करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होगी. जिस तरह का सुपर ऐप डेवलप कर रही है टाटा, और उसकी मार्केटिंग के लिए या उसको लॉन्च करने के लिए भी फंड की ज़रूरत होगी. तो ऑल दीज ग्रोथ प्लान्स रिक्वायर फंड, एंड दैट इज़ वाई टाटा इज एक्चुअली प्लानिंग टू रेज दैट मच अमाउंट ऑफ फंड फ्रॉम द डेट मार्केट थ्रू बॉन्ड और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. पैनल फॉर अम्ब्रेला बॉडी टू रेगुलेट स्मॉलर यूसीबी. सो एक्सपर्ट कमेटी constituted by Reserve Bank of India has suggested an umbrella organization. किस लिए umbrella organization? फॉर स्मॉल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. जो स्मॉल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, अगर कोऑपरेटिव बैंक से क्लासिफिकेशन पर जाएं तो सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं. इसमें कई क्लासिफिकेशन होते हैं. बेसिकली एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी थी आरबीआई ने. किस लिए? इन ऑर्डर टू मैनेज द कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक में बहुत ज़्यादा करप्शन की न्यूज़ आ रहे थे, बहुत ज़्यादा करप्शन के जो केसेस से, इंसिडेंट्स से वो देखने को मिल रहे थे. दैट इज़ वाई एन एक्सपर्ट कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई. और उस एक्सपर्ट कमेटी ने सजेशन दिया है दैट देयर शुड बी एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज स्मॉल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, टू रेगुलेट स्मॉल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक विच अलाउ देम टू access to scale, forming a network. The larger UCBs are allowed to operate on a standalone basis with regulations similar to those of the banks. जैसे कि RBI अदर बैंक्स को मैनेज करती है, तो बड़े UCBs हैं दे कैन मैनेज बाय RBI, जैसे कि अदर बैंक्स, अदर कमर्शियल बैंक्स मैनेज होते हैं. बट जो छोटे स्मॉल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में UCBs भी बोलते हैं, उनको मैनेज करने के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. द RBI मस्ट हेल्प विद ग्रांट टू सेट अप दिस umbrella organization. Once it stabilizes, it may explore the possibility of converting it into a universal bank, offer the value added services on behalf of its member bank. तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दिया इस बार की कमेटी ने. बोला कि पहले जितने भी स्मॉल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी लिस्टिंग कर ली जाए, उनको मैनेज करने के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, और वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर छोटे छोटे यूसीबीज को मैनेज करेगा. और थोड़े टाइम बाद जब ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हो जाए, प्रॉपर रेगुलेशन स्टैब्लिश हो जाए, बहुत सारे जो स्मॉल यूसीबीज हैं, जो स्मॉल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो प्रॉपर फंक्शन करने लगे, तो इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को, रेगुलेटरी अथॉरिटी को यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट किया जा सकता है. इट इज़ जस्ट अ प्रपोजल स्टूडेंट, डोंट टेक इट सीरियसली. अभी ये प्रपोजल है. क्या आरबीआई इस प्रपोजल को, इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करेगी, ये फ्यूचर में देखने की बात है. तो इस पर्टिकुलर अम्ब्रेला जो बैंक, जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसको यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और ये यूनिवर्सल बैंक वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑफर करेगा. किसके बिहाफ पर? जिसको, जितने भी स्मॉल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को वो मैनेज कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है. सो विद सूटेबल स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑपरेट एज अ बैंक, द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ओन्ड बाय द कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, even if it is a joint stock company, which may encourage the smaller UCBs to become an extended arm of such umbrella bank or umbrella organization. तो बेसिकली कमेटी ने सजेशन दिया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो कि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस ही ओन करेंगे, जो उसकी ओनरशिप होगी वो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन या स्मॉल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के पास ही होगी. लेकिन ये अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन इनिशियली इन स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक्स को मैनेज करेगा. लेटर ऑन यही जॉइंट स्टॉक कंपनी एक यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट हो सकती है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द वैल्यू एडेड सर्विसेज. और ये जितने भी स्मॉल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, दे विल एक्चुअली फंक्शन एज अ एक्सटेंडेड आर्म ऑफ सच यूनिवर्सल बैंक. And with the amendment of Banking Regulation Act, RBI has adequate power in regulating the UCBs, and it should bring about a tiered regulatory structure for UCBs. तो बहुत ही अच्छा प्रपोजल दिया है इस पर्टिकुलर कमेटी ने. और लेटर ऑन ये जो यूनिवर्सल बैंक है दैट विल बी मैनेज्ड बाय RBI. तो एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन को फॉर्म करने का सजेशन दिया है जो एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी थी RBI ने. थोड़े अमेंडमेंट्स के बाद से, या कुछ अमेंडमेंट से, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट से
ये पर्टिकुलर जो अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन है, अम्ब्रेला बैंक है, या जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी है, दैट मे बी ऑपरेशनल। एंड बिफोर द अमेंडमेंट द सेंट्रल बैंक वाज रेगुलेटिंग ओनली द बैंकिंग एस्पेक्ट ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स। अगर कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें, इफ़ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग माय न्यूज़, आपको पता होगा कि इनिशियली जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स थे उसमें केवल बैंकिंग की जो फंक्शंस थे उसको आरबीआई मैनेज करती थी इनिशियली। लेकिन जिस कुछ टाइम के बाद से या रिसेंटली अगर हम ये कहें, अर्बन बैंक्स में या कोऑपरेटिव बैंक्स में बहुत ज़्यादा करप्शन के केसेस या इंसिडेंट्स देखने को मिले, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स देखने को मिला, जहाँ पर कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर्स थे, जो डिपॉजिटर्स थे, उनके राइट हैम्पर हो रहे थे। तो उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आरबीआई ने अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट के बाद कोऑपरेटिव बैंक्स के मोस्ट ऑफ द फंक्शंस आर नाउ बीइंग रेगुलेटेड और सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई। पहले इस अमेंडमेंट के पहले, बिफोर द अमेंडमेंट, द सेंट्रल बैंक वाज ओनली रेगुलेटिंग द बैंकिंग एस्पेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, while the governance, auditing, wind up related functions all were driven by the single state। अगर सिंगल स्टेट ऑपरेटिव कोऑपरेटिव बैंक है तो, और अगर मल्टी स्टेट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट होते थे। ये याद रखें, कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि इससे पहले, अमेंडमेंट से पहले, अगर सिंगल स्टेट में कोई पर्टिकुलर कोऑपरेटिव बैंक ही नहीं, कोई कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑपरेट कर रही है, तो उसको कौन मैनेज करता था? उसको पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के लॉज के थ्रू उसका मैनेजमेंट या रेगुलेशन होता था। लेकिन अगर कोई ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ऐसी कोऑपरेटिव बैंक है जो कि मल्टी स्टेट में ऑपरेट करती थी, तो उसका मैनेजमेंट, उसकी ऑडिटिंग, गवर्नेंस, वाइंड अप, ऑल रिलेटेड फंक्शंस वर ड्राइवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ। लेकिन अमेंडमेंट के बाद से सेंट्रल बैंक जो है यानी आरबीआई, उसको मैनेजमेंट मिल गया है बैंकिंग के अलावा जो अदर फंक्शंस हैं, गवर्नेंस, ऑडिटिंग और वाइंड अप रिलेटेड फंक्शंस, वो कोऑपरेटिव बैंक्स में उसको मैनेज करने का। तो कोऑपरेटिव बैंक्स आर नाउ बीन मैनेज्ड बाय आरबीआई और द सेंट्रल बैंक आफ्टर द अमेंडमेंट इन रेगुलेशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इसी को लेकर के बहुत अदर न्यूज़ भी अगर आपको पता हो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन भी फॉर्म करी गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन में 97th अमेंडमेंट लाया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली नलीफाइड कर दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। ये सारी न्यूज़ अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, अदरवाइज इट विल मेक दिस डिस्कशन लेंदी। बट हाँ, आपको पता होना चाहिए कि एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन रिसेंटली फॉर्म हुई है इन ऑर्डर टू मैनेज द कोऑपरेटिव बॉडीज़। अगर कोऑपरेटिव बॉडीज़ की बात करी जाए तो कोऑपरेटिव बॉडीज़ बहुत ज़्यादा 15 से 20 मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू रेगुलेट होती हैं। वो किस पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रही हैं, एग्रीकल्चर में है कि बैंकिंग में है कि मैन्युफैक्चरिंग में है, किस पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी ऑपरेटिंग मिनिस्ट्री डिसाइड होती है। फिर मल्टी स्टेट हैं कि सिंगल स्टेट हैं, इससे फिर भी उनका मैनेजमेंट डिसाइड होता है। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन जो थी, गवर्नमेंट ने वो इस्टेब्लिश करी थी, और एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया था जिसमें 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था कॉरपोरेटिव बॉडीज़ को मैनेज करने को लेकर के। लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उस 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के कुछ पर्टिकुलर क्लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। कभी और डिस्कस करेंगे जब ज़रूरत होगी ये क्या था और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो आज के लिए अभी इतना ही है इस पर्टिकुलर न्यूज़ में कि जो कमेटी है उसने सजेस्ट किया है कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, वो लेटर ऑन वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाए। 94% ऑफ द बैंकिंग एंटिटीज़ इन इंडिया आर UCBs. And this is the huge data. It means UCBs play a very important role in providing the financial services, in providing the financial inclusion, promoting the financial inclusion in the country. Total deposits approximately 5,000 crore. Share in deposits in banking industry is 3.24%. Advances approximately 3 lakhs. Share in advances 2.69. GNPA that is 10.96. GNPA stands for gross non-performing assets. NNPA net non-performing assets 5.26%. हालांकि this number is also very important and very significant in many manners. कितना NPA है, किस तरह से जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो काम कर रहे हैं, कितना करप्शन है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक जो NPA का नंबर है, चाहे वो ग्रॉस NPA हो चाहे वो नेट NPA हो, इट्स वेरी हाई।
And that is why in recent time RBI felt that there is a need to regulate the cooperative banks, and that is why RBI bring all these cooperative banks into the realm of central bank control. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6. गवर्नमेंट टू मोनेटाइज 25 एयरपोर्ट्स ओवर 4 years टू फेच 20,000 करोड़. फर्स्ट कॉलम में हमने डिस्कस किया गवर्नमेंट ने जो नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान लाया है उसके तहत डिफरेंट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जैसे प्रोजेक्ट्स को मोनेटाइज किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स को मोनेटाइज किया जाएगा. उसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में प्लान में गवर्नमेंट का टारगेट है एयरपोर्ट्स को भी मोनेटाइज करने का. तो 25 एयरपोर्ट गवर्नमेंट ने 4 सालों में मोनेटाइज करने हैं जिसकी लिस्टिंग करी गई है, जिससे गवर्नमेंट इज एक्चुअली टारगेटिंग टू फेच आउट द 20,782 crore. तो इनिशियली गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेल इट शेयर होल्डिंग इनटू 4 प्राइवेटली रन एयरपोर्ट. कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, Hyderabad and Bangalore, and is tentatively valuing the stake at 10,000 crore. The stake sale in these 4 airports along with monetization of 25 other Airport Authority of India run airports including those in Chennai, Kozhikode is a part of National Asset Monetization Pipeline recently announced by our Finance Minister on Monday. तो इन 4 के अलावा ये 4 में तो गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल कर रही है. इन 4 के अलावा 25 और एयरपोर्ट्स हैं जिनको गवर्नमेंट आगे आने वाले 4 सालों तक मोनेटाइज करेगी. एंड द मोनेटाइजेशन वैल्यू ऑफ ऑल दीज 25 एयरपोर्ट्स इज पेग्ड एट 10,000 करोड़ बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर एट द एयरपोर्ट. तो 10,000 करोड़ का जो एयर वैल्यूएशन है वो गवर्नमेंट ने इन 25 एयरपोर्ट्स के मोनेटाइजेशन के थ्रू पेग्ड किया है. द मोनेटाइजेशन विल बी कंप्लीटेड over the upcoming next 4 year, that is financial year 25 तक इनका मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा एज पर नेशनल असेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन. और जो अभी 4 एयरपोर्ट जिनको फाइनलाइज किया है दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, उसमें गवर्नमेंट का स्टेक की अगर बात करें तो 26% का स्टेक मुंबई एयरपोर्ट में है गवर्नमेंट का, मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट में, और 13% का जो स्टेक है गवर्नमेंट का वो हैदराबाद और बैंगलोर एयरपोर्ट में है. और इस 26% और 13% के स्टेक को भी गवर्नमेंट मोनेटाइज करने जा रही है फॉर अपकमिंग ईयर्स और मे बी फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, जिससे 10,000 करोड़ का गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करेगी. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप. CCI स्लैब फाइन ऑफ ₹200 crore ऑन मारुति सुजुकी. तो CCI स्टैंड्स फॉर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मारुति सुजुकी पर 200 करोड़ का फाइन लगाया है. क्यों लगाया है? डेफिनेटली CCI के पास अथॉरिटी है कि वो फाइन लगा सकती है. किस चीज़ के लिए? एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस. तो CCI को, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को ये लगा कि मारुति सुजुकी ने कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस यूज़ करी है in order to get the undue advantage into this pandemic situation. क्या किया था मारुति सुजुकी ने? बेसिकली ये CCI का कहना है कि रिलेटेड टू हाउ इट फोर्स डीलर टू डिस्काउंट कार्स. तो बेसिकली मारुति सुजुकी ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज़ करते हुए जो डीलर्स हैं, मारुति सुजुकी जो कार डीलर्स हैं, उनको प्रेशराइज किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दें कार पर, जिससे कि जो सेल है कार का, जो कई सालों से ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो धड़ाम पड़ा हुआ है, तो जो सेल है वो इंक्रीज़ हो. तो डीलर्स को फोर्स किया मारुति सुजुकी ने बाय यूटिलाइजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन. आपको पता होगा मारुति सुजुकी इज़ अ लीडर इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर इन इंडिया. तो CCI passed a final order against MSIL for indulging into anti-competitive conduct for resale price maintenance in passenger vehicle segment by way of implementing discount control policy vis-a-vis dealer and accordingly, and that is why RBI अब MSIL को 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी देनी है. तो बेसिकली ये हुआ कि डीलर को फोर्स किया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दें, जिसकी वजह से डीलर के पास ऑप्शन नहीं था. डीलर्स वर नॉट फ्री टू ऑफर एनी डिस्काउंट, दे विश टू प्रोवाइड देयर कस्टमर्स. उनको कंपनी के प्रेशर में आकर के अनड्यू डिस्काउंट्स देने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से फाइनली मारुति अब बुक हो गई है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. टाटा सन सीक्स नोट टू रेज 40,000 करोड़ इन डेट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड.
PM give इन्फे September 15 डेडलाइन टू फिक्स द IT पोर्टल स्नैक्स। कल हमने डिस्कस किया था कि इन्फोसिस के CEO को और MD को समन किया है किसने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, और अब उस समन के बाद में उनको सितंबर 15 तक का डेडलाइन दिया गया है। किस लिए डेडलाइन दिया गया है? इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल द बग्स, ऑल द एरर्स, ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर एसोसिएटेड विद IT पोर्टल, जो कि बहुत टाइम से चली आ रही, जून में लॉन्च हुआ था और अभी तक वो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम्स हैं, बग्स हैं, वो रिजॉल्व नहीं हुई हैं। तो उनको सितंबर 15 तक का टाइम दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि सितंबर 15 तक आपके जो भी इश्यूज आ रहे हैं इस पर्टिकुलर IT पोर्टल में, उसको रिजॉल्व कर लीजिए। द कंपनी वॉज ऑल्सो नज टू रैम्प अप द रिसोर्सेज टू इंश्योर द सर्विस टू मिलियन टैक्स पेयर्स। प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी? एज पर द कंप्लेंट रिसीव्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो यूज़र्स हैं उनका ये कहना है कि OTP रिसीव करने में दिक्कत आ रही है, OTP रिसीव नहीं हो रहे फॉर आधार वैलिडेशन, पासवर्ड जनरेट नहीं हो रहे हैं, लिंक ओल्ड डेटा for past return is not possible into new IT portal, and all these problem needs to be resolved, and that is why finance ministry has given the timeline to Infosys. अब देख लेते हैं next clip. SkyMet lowers the monsoon forecast to below normal. So with the southwest monsoon all set to enter into the final month of 4-month season that started from June, private weather forecasting company, that is SkyMet, on Monday lowered its forecast for monsoon in India. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाई वी आर सो कंसर्न अबाउट द मानसून। हम तो बिजनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मानसून, इंडिया इज़ एग्रीकल्चर लैंड, और वी कैन से इंडिया इज़ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है वो मानसून पर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मानसून पर डिपेंड करती है, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम फील्ड्स हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स, उनमें अगर हम इरिगेशन को देखें तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है मानसून को लेकर के। और अगर मानसून बिलो नॉर्मल है तो दैट समवेयर इंडिकेटिंग दैट देयर विल बी लो प्रोडक्टिविटी, देयर विल बी लो एग्रीकल्चर क्रॉप। लो होगी तो, और इस समय ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है बिकॉज ऑफ द डिमांड साइड फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ द सप्लाई साइड फैक्टर। अगर मानसून लो होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम होगा, क्रॉप्स की जो अवेलेबिलिटी कम होगी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनकी अवेलेबिलिटी मार्केट में रिड्यूस होगी क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम है, जिसकी वजह से सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स जो हैं, सप्लाई साइड फैक्टर फिर से वर्क करेंगे और जो इन्फ्लेशन है वो अगेन इंक्रीज होगी इनटू दिस पैंडेमिक। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का इस पर अपना डिफरेंट ओपिनियन है, बिजनेस स्टैंडर्ड ने वो डिफरेंट ओपिनियन भी कवर किया है। इसी पर्टिकुलर न्यूज़ के नेक्स्ट बगल में वो न्यूज़ दी है, आप उसे देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए लो मानसून या बिलो नॉर्मल मानसून इज़ वन ऑफ द चैलेंज फॉर इंडियन इकोनॉमी। अगर ये बिलो नॉर्मल रहता है तो जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड चल रहा है इंडियन इकोनॉमी में वो और ज़्यादा बढ़ेगा as per the few experts. So all these are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.